साल 1977 का सितंबर अक्टूबर, बस कुछ महीने पहले आपातकाल खत्म हुआ था। इंदिरा गांधी सत्ता से जा चुकी थी। जनता पार्टी की जीत के साथ मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बन चुके थे। मगर सितंबर की आमद और हर सिंगार के गुंजों के साथ उन पौने 2 सालों की महक भी लोकतंत्र की फिजा में थी। इधर दिल्ली में बनी जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में भी नया अध्यक्ष चुना गया था। आंध्र प्रदेश का एक 25 साल का लड़का। 5 तारीख यानी शिक्षक दिवस, जेएनयू के 500 छात्रों का हुजूम पूर्व प्रधानमंत्री और तब जेएनयू की चांसलर इंदिरा गांधी के आवास की तरफ बढ़ा। सबसे आगे नया अध्यक्ष, वही लड़का। एक सफदरजंग रोड के बाहर जमकर नारेबाजी हुई। 15 मिनट बाद इंदिरा बाहर आई। उसके साथ ओम मेहता थे, जो आपातकाल के दौरान गृह राज्य मंत्री रहे। उनके बाहर आते ही जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष ने एक ज्ञापन पढ़ा। छात्र संघ की मांगों की एक लिस्ट और आपातकाल के दौरान जनता के खिलाफ इंदिरा सरकार के अपराधों का ब्यौरा। इस तर्ज पर छात्र संघ अध्यक्ष ने बतौर चांसलर इंदिरा का इस्तीफा मांगा। विरोध मार्च के कुछ दिनों बाद इंदिरा गांधी ने इस्तीफा दे दिया। 25 साल के उस यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ने देश की पूर्व प्रधानमंत्री का इस्तीफा ले लिया। इस घटना को 47 बरस बीत गए हैं। 12 सितंबर 2024 के दिन वो शख्स भारत की राजनीति में अपना अमिट दस्तखत करके गुजर गया। इसी सितंबर फिर इन्हीं हर सिंगार के गुंजों की महक के बीच मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्व महासचिव सीताराम येचुरी लंबे समय से फेफड़ों के संक्रमण से जूझ रहे थे। 12 सितंबर को दिल्ली स्थित एम्स में उनकी देह बीत गई। उनके निधन पर राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी दोनों ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट लिखते हुए शोक व्यक्त किया। राहुल ने उनके साथ की अपनी एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें येचुरी अपनी मंद मुस्कान लिए खिलखिलाते नजर आ रहे हैं और राहुल उन्हें ऐसे देख रहे हैं मानो इस मंद मुस्कान के पीछे उन्हें राजनीति का सालों का अनुभव नजर आ रहा हो। इसे लेकर उन्होंने अपने एक्स पोस्ट पर लिखा भी, सीताराम येचुरी मेरे दोस्त थे, आइडिया ऑफ इंडिया के संरक्षक, जिन्हें देश के बारे में अच्छी समझ थी। मैं हमारे बीच होने वाली लंबी चर्चाओं को मिस करूंगा। इस दुख की घड़ी में उनके दोस्तों, परिवार वालों और मानने वालों के प्रति मेरी संवेदनाएं। चेन्नई में एक तेलुगु भाषी परिवार में जन्म हुआ। 12 अगस्त 1952 को पिता आंध्र प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में इंजीनियर थे और माँ भी सरकारी मुलाजिम थी। शुरुआती दिन हैदराबाद में बीते। फिर 1969 के तेलंगाना आंदोलन के बाद दिल्ली चले आए। सीबीएसई में 12वीं टॉप की, ऑल इंडिया रैंक 1। इसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफेंस कॉलेज में दाखिला लिया। ग्रेजुएट हुए तो अर्थशास्त्र में गोल्ड मेडल के साथ। मास्टर्स की पढ़ाई के लिए वो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जा सकते थे। वो एक स्थापित संस्था थी तब भी, मगर उन्होंने नई बनी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को चुना। यही चुनाव उनके जीवन यात्रा का एक संदर्भ बिंदु बन गया। द हिंदू के लिए शोभना के नैयर ने उनकी प्रोफाइल में लिखा है कि जेएनयू का माहौल उनके लिए भी अजब था। यहाँ प्रोफेसर छात्रों को नाम से बुलाते थे, खुद भी नाम से बुलाने के लिए कहते थे और छात्रों के साथ सिगरेट पीते थे। यही उनके राजनीतिक सफ़र की कली फूटी। इमरजेंसी के दौरान यूनिवर्सिटी में खूब विरोध प्रदर्शन होते थे, वो इसमें भाग लेते थे। चुनाचे गिरफ्तार भी हुए। गिरफ्तारी की वजह से पीएचडी पूरी न हो पाई। इमरजेंसी खत्म हुई तो छात्र संघ अध्यक्ष बने। एक नहीं 3 बार। माने छात्रों के बीच पॉपुलर थे। इंदिरा गांधी के इस्तीफे से और पॉपुलर हुए भी। उन्हीं की अध्यक्षता के दौरान वाइस चांसलर बीडी नाग चौधरी से पंगा भी हुआ था। छात्रों ने उन्हें परिसर में घुसने से रोका तो सरकार ने अनिश्चितकाल यूनिवर्सिटी बंद करने का आदेश जारी कर दिया। लेकिन छात्रों और शिक्षकों ने मिलकर सुनिश्चित किया कि विश्वविद्यालय चलता रहे। तमाम क्लासें चलती रही, मेस चलता रहा, लाइब्रेरी 24 घंटे खुली रही, यहाँ तक कि चंदा भी जुटाया गया। ऐसा लगभग 40 दिनों तक चला। ऑब्जर्वर्स कहते हैं कि येचुरी और उनके सीनियर प्रकाश करात के शुरुआती प्रयासों की वजह से भी जेएनयू वामपंथियों का गढ़ बना। द प्रैक्टिकल कम्युनिस्ट येचुरी भरसक मार्क्सवादी थे, लेकिन जानने वाले कहते हैं कि और कम्युनिस्टों से उलट वो लोकतांत्रिक और व्यवहारिक राजनीति की अनिवार्यता और सीमाओं को भी समझते थे। सीपीआईएम का छात्र संगठन एसएफआई तो वो 1974 में ही ज्वाइन कर चुके थे। साल 1984 तक उन्हें अपने जेएनयू के साथी प्रकाश करात के साथ केंद्रीय समिति में शामिल कर लिया गया। तब वो सिर्फ 32 बरस के थे। सीपीआईएम के उच्च पद पर स्वीकार किए जाने वाले सबसे कम उम्र के लोगों में से एक। केंद्रीय समिति में शामिल होने के बाद उन्होंने बड़े कम्युनिस्ट ईएमएस नंबूदरीपाद, एम बसवनुपैया और बाद में हरकिशन सिंह सुरजीत के साथ बहुत करीब से काम किया। 8 साल बाद 1992 में उन्हें पोलित ब्यूरो का सदस्य भी बना दिया गया। तीनों नेताओं ने येचुरी की क्षमता पहचानी
उन्हें और करात को भविष्य के नेतृत्व के लिए तैयार किया। सोवियत संघ के पतन के बाद दुनिया की सभी सक्रिय लेफ्ट पार्टीज ने अपने भविष्य के लिए बैठक की। 1992 में सीपीआईएम की पार्टी कांग्रेस में येचुरी ने तर्क दिया कि सोवियत संघ और पूर्व यूरोप के समाजवादी देशों के पतन से ना तो मार्क्सवाद लेनिनवाद खत्म हुआ है, ना ही समाजवाद के आदर्श, और ना ही इस तथ्य को मिटाया जा सकता है कि समाजवाद ने मानव जीवन और सभ्यता को बेहतर करने में अहम योगदान दिया है। येचुरी के सबसे सक्रिय साल गठबंधन परिदृश्य के बीच बीते और वो इसकी अहम कड़ी थे। उन्होंने पार्टी के पूर्व महासचिव हरकिशन सिंह सुरजीत की गठबंधन विरासत को जारी रखा। 1996 में उन्होंने संयुक्त मोर्चा सरकार के लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का मसौदा तैयार करने में हाथ लगाया। बाद में 2004 और 2009 में मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकारों के गठबंधन के पीछे भी उन्हीं का दिमाग बताया जाता है। यहाँ तक कि 2024 के आम चुनाव से पहले विपक्षी दलों को एक साथ लाने और इंडिया ब्लॉक बनाने में भी वो अगुआ रहे। हालांकि उनके राजनीतिक कदमों की दो व्याख्याएं हैं। हार्ड लाइनर्स इसी राजनीति को समझौता भी कहते हैं। येचुरी और करात कॉलेज के समय से ही साथ साथ थे। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी पार्टी के कद्दावर ज्योति बसु की प्रधानमंत्री पद की दावेदारी को भी साथ चुनौती दी थी, लेकिन अंततः विचारों और स्टैंड के स्तर पर उनके रास्ते अलग हो गए। भारत अमेरिका परमाणु समझौते को लेकर उनके बीच मतभेद थे। करात अडिग थे कि उन्हें कांग्रेस का साथ नहीं देना चाहिए, मगर येचुरी ने उसका विरोध किया। उनका मानना था कि वामपंथियों को धर्मनिरपेक्ष सरकार से समर्थन वापस नहीं लेना चाहिए। तर्क दिया कि अगर वो कांग्रेस से अलग हो जाते हैं तो मनरेगा और सूचना के अधिकार जैसी सफलताओं से लेफ्ट पार्टीज का नाम कट जाएगा। हिंदुस्तान टाइम्स के सीनियर एडिटर सुभद्रो चटर्जी ने लिखा है कि येचुरी ने कभी भी वैचारिकी के पार जाकर लोगों से मिलने और पश्चिम के अच्छे लोगों को गले लगाने से परहेज नहीं किया। अपने एक कॉलम में उन्होंने माइकल जैक्सन और उस्ताद अली अकबर खान साहब का जिक्र किया था। इससे भौतिकतावाद और आदर्शवाद के बीच सदियों पुरानी लड़ाई और सुलझाने में मदद मिलेगी, क्योंकि हमें ये समझना ही होगा कि हमारा दिमाग मैटर का सर्वोच्च रूप है। 19 अप्रैल 2015 को विशाखापट्टनम में पार्टी की 21वीं कांग्रेस में उन्हें पार्टी की 5वां महासचिव चुना गया। उनसे पहले इस पद पर प्रकाश करात थे, जो 3 बार से चुने जा रहे थे। इसके बाद अप्रैल 2018 में हैदराबाद में आयोजित 22वीं पार्टी कांग्रेस में येचुरी को फिर से महासचिव चुना गया। अप्रैल 2022 में तीसरी बार गुजरते सालों के साथ येचुरी दिल्ली का सबसे प्रमुख कम्युनिस्ट चेहरा बने। इस बीच 2005 से 2017 तक सीताराम राज्यसभा के सदस्य भी रहे। पार्टी नियमों की वजह से उन्हें तीसरा कार्यकाल नहीं मिल पाया। संसद के इतिहास में भी उन्हें एक शार्प पार्लियामेंटेरियन के तौर पर याद किया जाएगा। उनके तीखे भाषणों में हास्य और बुद्धिमत्ता का बैलेंस सुनाई देता था। उनका एक फेवरेट डायलॉग था, राज्यसभा का रंग लाल है और लोकसभा का हरा। इसीलिए अगर लोकसभा किसी दोषपूर्ण विधेयक को हरी झंडी देती है तो राज्यसभा को उसे लाल बत्ती दिखानी चाहिए। भाजपा के दिग्गज रहे अरुण जेटली ने उनके विदाई भाषण में कहा था कि येचुरी ने सदन में बहस के स्तर को बढ़ाने में योगदान दिया है। अगर वो बहस में कुछ कहते थे तो और लोगों को भी उनके मानक पर खरा उतरना पड़ता था। अपनी मंद मुस्कान और सज्जन व्यक्तित्व के लिए जान गए कॉमरेड येचुरी ज़माने तक कांग्रेस विरोधी खेमे का चेहरा रहे और ज़माने तक बीजेपी विरोधी खेमे का भी। बावजूद इसके उनकी मित्रता पार्टी लाइन से परे थी। वो उन दुर्लभ कम्युनिस्ट नेताओं में से एक थे जिनसे भाजपा के नेता भी बात कर सकते थे। 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी एक तस्वीर बहुत वायरल हुई थी। दोनों हाथ पकड़े हंस रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी तस्वीर अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए संवेदनाएं व्यक्त की हैं और उन्होंने लिखा भी, श्री सीताराम येचुरी के जाने से मैं काफ़ी दुखी हूँ। वो लेफ्ट धरा के लोगों के लिए मार्गदर्शक थे। उन्हें हर राजनीतिक खेमे में अपनी जान पहचान के लिए जाना जाता था। उन्होंने एक बेहतरीन सांसद के तौर पर अपनी छाप छोड़ी है। इस दुख की घड़ी में उनके चाहने वालों और परिवार वालों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। द प्रिंट के एडिटर इन चीफ शेखर गुप्ता ने 2019 में येचुरी का इंटरव्यू लिया था एनडीटीवी के लिए। उसमें विचार और आदर्शों पर येचुरी ने कहा था, विचारधारा और आदर्शवाद मुझे लगता है ये बहुत करीब से गुथे हैं। आदर्शवाद आपको बदलाव की तलाश करने के लिए प्रेरित करता है। अब जो बदलाव होना चाहिए वही विचारधारा है और मुझे लगता है कि कम से कम मेरे मामले में दोनों एक हो गए। मार्क्सवाद के लिए येचुरी कहते हैं कि मार्क्सवादी होने के लिए आपको लगातार बदलते रहने की ज़रूरत है। जो बदलता नहीं है वो मार्क्सवाद नहीं है। लगातार कॉलम्स और ओपिनियन पीस लिखने के साथ येचुरी ने कई किताबें भी लिखी हैं, मसलन लेफ्ट हैंड ड्राइव, व्हाट इज़ दिस हिंदू राष्ट्र, सोशलिज्म इन 21 सेंचुरी, कम्युनलिज्म बनाम सेक्युलरिज्म वगैरह।
आज की तारीख में ऐसा कम नेता हैं जो सक्रिय राजनीति में रहते हुए इतने पढ़े लिखे दिखते हैं। सीताराम येचुरी के नाम से भले ही सीताराम हो, मगर वो खुद को एक नास्तिक कहते थे। उनका कोई अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। उनके परिवार ने जानकारी दी है कि उनका शरीर माकपा के दिल्ली हेडक्वार्टर में रखा जाएगा और फिर शिक्षण और शोध के लिए एम्स को दान कर दिया जाएगा। इस स्टोरी के लिए तमाम जानकारी जुटाई थी हमारे साथी सोमशेखर ने। बाकी तमाम खबरों के लिए ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।